हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा और मैं हूं आपका अपना एसएसटी मेंटोर। आज मैं क्लास 10 ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जस्ट इन केस आपसे पार्ट 1 मिस हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं पार्ट 1 अटैच कर रहा हूं। फटाक से जाइए, पहले पार्ट 1 देखिए और फिर आके पार्ट 2 एंजॉय करिए। इससे क्या होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों पार्ट्स इंटरकनेक्टेड है, तो मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत मैं आप लोग को ग्रीन रिवॉल्यूशन से समझाता हूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजादी के टाइम पे हमारे देश में खाने की कमी थी, यानी कि फूड सिक्योरिटी की कमी थी। तो हमारे पॉलिटिशियंस जो थे उनको ये बात पता थी कि भाई देश में खाने की कमी और ये सबसे पहले हमें ठीक करनी है। तो 1960 से 70s के टाइम पे हमारे पॉलिटिशियन लेकर आए ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस बाहर से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेकर आए। ये वो सीड्स थे जिनको अगर आप जमीन में डालोगे तो इससे ज्यादा अच्छा पेड़ निकल के आएगा। साथ ही साथ हमारे किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के साथ समझाया गया। उनको बताया गया कि अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्रॉप के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब हमारे किसान को हमने इस तरीके से ट्रेन कर दिया, उनको जब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे दी, तो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया और जो खाने की कमी थी यानी कि फूड सिक्योरिटी जो थी वो हमारी ठीक हो गई। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम थी, ये इंडिया के ज्यादातर नॉर्थ स्टेट्स तक ही सीमित था। और यहां भी अगर मैं बात करूं तो कौन से स्टेट? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स तक सीमित था। तो लेकिन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत हद तक हमारी फूड सिक्योरिटी तो भैया सॉर्ट हो गई थी। अब हमारे देश में जो क्रॉप्स उग रही थी आप उनको 4 ग्रुप में बांट सकते हो। सबसे पहले है ग्रेन्स एंड लेगुमिनस क्रॉप्स, उसके बाद है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, उसके बाद है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और उसके बाद है नॉन फूड क्रॉप्स। तो जितनी भी क्रॉप्स है मेरे बच्चों, इनको आप 4 ग्रुप में बांट दिया। एक एक करके मैं चारों के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर क्या, जैसे ये चारों खत्म हो जाएंगी चैप्टर समाप्त। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर हम लोग पहली वाली क्रॉप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ग्रेन्स एंड लेगुमिनस क्रॉप्स। इसमें हमें 5 क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात हम करेंगे चावल के बारे में। अगर आप चावल की बात करें तो चावल भाई साहब हमारे देश की मेन फूड क्रॉप है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग किसी क्रॉप को खाते हैं तो वो है चावल। अगर आप नॉर्थ इंडिया चले जाएं तो दाल चावल तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप साउथ इंडिया आ जाए तो चावल से बना डोसा और इडला का तो क्या, इडला कह दिया, डोसा और इडली का क्या ही सवाल, क्या ही जवाब। तो भाई साहब चावल बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है। इसके बाद अगर चावल की बात करें तो चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है। ध्यान रहे, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपको हिंट्स देगा। एक ऐसी क्रॉप है जिसको उगाने में 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, रेनफॉल इतने सेंटीमीटर चाहिए, बताओ कौन सी क्रॉप है? तो ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने लास्ट में एक टेबल भी आप लोग के लिए बना रखा है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चावल जो है बच्चों एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि चावल को उगाने के लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए। इनफैक्ट 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए रहती है अगर आप चावल की खेती करना चाहते हो। साथ ही साथ अगर आप चावल की बात करें, हमारा प्यारा भारत चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस के टाइटल के लिए। याद रहे, दुनिया में सबसे ज्यादा चावल चाइना उगाता है और सेकंड नंबर पे हमारा भारत उगाता है। ये हो गई हमारी चावल की बात। अब हम लोग करते हैं सेकंड नंबर पे व्हीट की बात। मैं बोलूं तो भाई चावल के बाद मेरे को लगता है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा फेमस है व्हीट, क्योंकि गेहूं से बने आटे की खाते हो तुम रोटी। अगर आप व्हीट की बात करें, लेकिन ज्यादातर रोटी का यानी व्हीट का यानी गेहूं का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वहां पे आपको व्हीट देखने को मिलेगा। यहां पे एक बात और बोली गई है कि व्हीट को उगाने के लिए आपको एक ठंडा ग्रोइंग सीजन चाहिए और आपको ब्राइट सनशाइन चाहिए जब आप उसको काटने, जब वो पकने की बारी होती है उसकी। ठीक है, तो व्हीट के बारे में बात ध्यान रखिएगा। व्हीट को चावल से कम बारिश चाहिए। चावल को 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए, तो व्हीट को 50 से 70 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए। अगर हम व्हीट की बात करें तो द टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री आर गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। हमारे भारत में व्हीट 2 जगह उगाया जाता है। सबसे पहले गंगा सतलज प्लेन जो है, यानी कि जहां से गंगा सतलज नदी निकलती है वहां पर उगाया जाता है, और दूसरा साउथ का जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो इलाका है जहां पे ब्लैक सॉइल होती है वहां उगाया जाता है। मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप दुनिया में रैंकिंग की बात करें तो भारत माना टॉप 5 में आएगा, लेकिन हम टॉप पे नहीं है। आपको पता है रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है,
लेकिन पता है यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्योंकि दुनिया में जितना भी व्हीट है सबसे ज्यादा यूक्रेन में उगाया जाता था। तो इसीलिए इंडिया को यहां पे काम करने की जरूरत है। एक दिन हम इस पे भी ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो गई हमारी व्हीट की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों मिलेट्स की बात। मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स में आपको 3 तरीके के मिलेट्स के नाम याद रखने हैं, जवार, बाजरा और रागी। ये 3 तरीके के इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो भारत देश में उगाए जाते हैं। अगर आप इनकी बात करें तो ये कोर्स ग्रेन है, यानी कि ये मोटा अनाज होता है। ये मोटा अनाज होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। इज दैट क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जवार, बाजरा और रागी, एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जवार की। भाई साहब, चावल गेहूं के बाद तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है जवार। यानी कि हमारे इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो क्रॉप उगाई जाती है वो है जवार। अगर आप जवार की बात करें तो ये एक रेन फेड क्रॉप है, यानी कि इसको भी बहुत सारी बारिश की आवश्यकता होती है। जवार के बाद हम लोग जा रहे हैं सेकंड नंबर पे बाजरा के बारे में। बाजरा को पर्ल मिलेट कहा जाता है और इसके अंदर आपको आयरन, फोलेट और विटामिन देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी हिंट है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि एक ऐसी क्रॉप बताइए जिसके अंदर आयरन, फोलेट और विटामिन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका नाम है बाजरा। बाजरा की बात करें तो बाजरा जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो सैंडी सॉइल्स में उग जाता है और साथ ही साथ वो ब्लैक सॉइल में भी उग जाता है। थर्ड नंबर पे हमें जिसके बारे में बात करनी है वो है रागी। रागी को फिंगर मिलेट कहा जाता है और इसके अंदर भी आयरन होता है, लेकिन इसके साथ कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। रागी की बात करें तो रागी को आप ड्राई रीजन्स में उगा सकते हो, यानी कि रेड सॉइल पे उगा सकते हो, ब्लैक, सैंडी, लूमी, शैलो, यानी कि इन शॉर्ट बोलूं तो भाई साहब रागी को तुम किसी भी सॉइल में उगाओ, सब में उग जाए। तो चलिए यहाँ पे तीनों तरीके के हमारे मिलेट्स हो गए। अगले नंबर पे जो हम जा रहे हैं जिसके बारे में पढ़ाने, वो है मेज। मेज जो है वो भैया फूड के लिए भी और फॉर्डर के लिए भी इस्तेमाल होता है। फूड यानी खाना, फॉर्डर यानी चारा, तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है मेज। ध्यान रहे आपको इस बात का। अगर आप इसकी मेज की बात करें तो मेज को उगाने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और साथ ही साथ ये ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है, जिसे भंगार कहते हैं, उसमें ये सबसे अच्छा उगता है। इसके बाद अगर बात करें तो इसको उगाने के लिए भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन मेथड से हमने इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर रखा है। मेजर क्रॉप में एक आखिरी मेजर क्रॉप के बारे में मुझे आपको बताना है, वो है पल्सेस। हमारी दालें, तुअर, उड़द और कौन कौन सी दाल होती है, मास की दाल, पता नहीं कितनी कितनी टाइप की दाल होती है। मेरी मम्मी तो बहुत टाइम तक मुझे सारी दाल तुअर की दाल बोल के चिपका देती थी, क्योंकि मेरी तुअर दाल भाई साहब फेवरेट है। दाल फ्राई खिला दो, ओए होए होए, मजा ही आ जाता है। तो भाई साहब पल्सेस की बात करें, भारत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सबसे ज्यादा दुनिया में उगता भी दाल हमारे वहां है और सबसे ज्यादा खाते भी दाल हम ही है। तो ये हो गई हमारी बात। दाल उगाने के लिए आपको बहुत कम मॉइस्चर चाहिए रहता है। इवन ये ड्राई कंडीशन में भी दाल उगाई जा सकती है, यानी जहां बारिश नहीं होती वहां भी उगाई जा सकती है। दालें जो होती हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। सर लेग्यूमिनस क्रॉप का क्या मतलब होता है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो होती हैं जिनके रूट्स में, उन क्रॉप की रूट्स में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। एक्चुअली होता क्या है, आप सभी को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% आपके पास ऑक्सीजन है। तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोलोगे नाइट्रोजन चाहिए ही क्यों? ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपको नाइट्रोजन क्यों चाहिए सर? बेटा नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो फिर नाइट्रोजन हम जब ये वाली नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हम कैसे नाइट्रोजन यूज करते हैं? इसके लिए आपने छोटी क्लासेस में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ रखा है। मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूं। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन हम तो ले नहीं सकते। तो ये जो नाइट्रोजन होती हैं ये प्लांट्स लेती हैं, और वो भी सारे प्लांट्स नहीं ले सकती हैं, सिर्फ लेगुमिनस क्रॉप्स ले सकती हैं, क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप्स जो होती हैं इनकी रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये लेगुमिनस क्रॉप क्या करती हैं? नाइट्रोजन को लेती हैं, इनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं, और बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूं, राइजोबियम बैक्टीरियम। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है।
फिर दूसरा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। यह काम करा बैक्टीरिया ने, यह बैक्टीरिया ने करा जो बैक्टीरिया क्रॉप की रूट्स में यानी जड़ों में थे। इसके बाद जब ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जो नाइट्रोजन है वो उस प्लांट के अंदर चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम उस प्लांट को खाते हैं, और प्लांट्स को खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। उसके बाद वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाता है। या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उस प्लांट को पहले कोई जानवर खाएगा और फिर आप उस जानवर को खा लोगे, तो इस तरीके से नाइट्रोजन आपकी बॉडी में जाता है। तो हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले जाता है इस तरीके की लेग्यूमिनस क्रॉप्स के पास, क्योंकि उनकी रूट्स में होते हैं बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं पहले अमोनिया में, फिर करते हैं नाइट्रेट में, और उसके बाद वो जाता है प्लांट के अंदर, और फिर प्लांट को खा के हमारे अंदर वो नाइट्रोजन आता है और फिर हम ग्रोथ करते हैं। दिस इज नाइट्रोजन साइकिल फॉर यू। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती है उनकी डेफिनेशन में भी आपको दे रखी है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि पल्सेस जो होती हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, इसीलिए पल्सेस को ज्यादातर रोटेशन में उगाया जाता है। यानी पहले क्रॉप उगा ली, फिर पल्स उगा ली, फिर क्रॉप उगा ली, फिर पल्स उगा ली। तो इस तरीके से काम चलता है मेरे प्यारे बच्चों। इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारा पांचवी तरीके की क्रॉप यानी कि पल्सेस। अब हम बात करने जा रहे हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स तो आपने पढ़ा दिए सर, 5 तरीके की ग्रेन पढ़ा है। अब आप बताइए फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं शुगर केन यानी कि गन्ना। अरे वही जिसको तुम गर्मी के सीजन में, जिसका तुम खूब ठंडा ठंडा जूस एंजॉय करते हो। 10 रुपए ग्लास है कि 15 रुपए ग्लास है आपकी सिटी में? कमेंट्स में बताइए मुझे। तो भाई साहब अगर आप शुगर केन की बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, और इसको उगने में लगभग पूरा साल लगता है। यानी अगर आपने खेत में शुगर केन उगा लिया तो पूरा साल शुगर केन उगेगा, आपको पूरा साल देना पड़ेगा उसको उगाने के लिए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन को उगाने के लिए भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है, और रेनफॉल की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल लगती है। शुगर केन की बात करें तो भारत जो है, अगेन हम सेकंड नंबर पे आते हैं। इस बार हमसे ऊपर चाइना नहीं है, इस बार हमसे ऊपर ब्राजील है। ब्राजील में हमसे ज्यादा शुगर केन उगता है। शुगर केन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, शुगर केन से ना केवल हम शुगर बनाते हैं यानी शक्कर बनाते हैं, शुगर केन से हम लोग आजकल इथेनॉल बना रहे हैं, और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। यानी कि गन्ने से बनने वाला इथेनॉल को बनाया जा रहा है पेट्रोल में, और पेट्रोल आपकी गाड़ियों में डाला जा रहा है। आप बोलेंगे नहीं सर हम लोग तो एकदम प्योर वाले पेट्रोल यूज करते हैं। जी नहीं, आपके सबकी गाड़ियों में 10 से 15% इथेनॉल मिला हुआ है, जो कि शुगर केन से आ रहा है। तो ये हो गया हमारा शुगर केन के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स, यानी कि वो क्रॉप्स जिनकी सीड से ऑयल निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आपकी बात करें तो सर कौन कौन से ऑयल मार्केट में अवेलेबल है? आपको मार्केट के अंदर भाई साहब ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ऑयल देखने को मिलेंगे। तो इनकी सबकी जो क्रॉप होती है उसे क्रॉप सीड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? भारत की बात करें तो हम अगेन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इस बार हमसे आगे कौन है? चाइना। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर बार हम सेकंड नंबर पे ही आते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो भाई साहब अगर ये जितने भी मैंने आपको ऑयल सीड्स बताए, इनको आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो, राबी और खारिफ। भाई साहब खारिफ की बात करें तो सीसेमम, ग्राउंडनट, कैस्टर, ये सब खारिफ है। और राबी की बात करें तो राबी के अंदर आपको कैस्टर, मस्टर्ड ये देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जिनको ब्लू कलर की लाइन में डाला है वो खारिफ है, जिनको डार्क ब्लू कलर की लाइन में डाला है वो राबी है। लेकिन एक ऐसी भी क्रॉप है जो नॉर्थ में खारिफ है और साउथ में राबी है। आइए उसके बारे में बताता हूं। सेसेमम जो है वो नॉर्थ इंडिया में खारिफ कहलाती है और साउथ इंडिया में राबी कहलाती है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। ये थे हमारे ऑयल सीड्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरी टाइप की क्रॉप जो है वो है हमारी टी, चाय, जिसके बगैर तुम्हारा और मेरा जीवन ही नहीं है। भाई मेरे साथ तो ये समस्या है कि अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो मेरा तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। मुझे चाय चाहिए, दिन में 7 चाय हो जाती है मेरी, 7 से 8 भी हो जाती है कभी कभी। आप रात को उठा के बोलो सेठ चाय पिएगा, बिल्कुल पिएगा सेठ चाय, मेरे नसों में चाय। तो मैं आपको बता रहा था, चाय की बात करें अगेन हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। लोल, अगर आप चाय की बात करें तो जो चाय है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाई जाती है, और साथ ही साथ चाय को उगाने के लिए आपको ह्यूमस चाहिए रहता है। इसे कुछ लोग हमस भी पढ़ते हैं। ह्यूमस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहां लिख रखी है। भाई ह्यूमस जो होता है वो सॉइल की टॉप लेयर होती है, जो कि डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर से बनती है।
यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जंगलों में क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो सूख के नीचे गिर जाती हैं, और वो जब सूख के नीचे गिर जाती हैं तो वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, और वो ऊपर एक मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। उसी को कहा जाता है ह्यूमस। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, और इससे भाई साहब इससे कोई भी क्रॉप उगाई जाती है जहां ह्यूमस पाया जाता है। साथ ही साथ टी को उगाने के लिए आपको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, फ्रॉस्ट फ्री यानी कि 210, यहां पे मैंने कहीं लिखा नहीं है, आगे बताऊंगा। तो भाई साहब एक तो आपको वार्म, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, पूरे साल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रहे। साथ ही साथ अगर बीच बीच में शावर हो जाए, बीच बीच में अगर बारिश हो जाए, तो फिर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ये थी आपके सामने टी। अगली कुछ लोग लड़ाई कर लेंगे कि सर आपको टी पसंद है, वी आर कॉफी पर्सन। लो बेटा, तुम्हारे लिए मैं कॉफी भी लेकर आया हूं। अगर हम कॉफी की बात करें तो हमारे भारत में अरेबिका वैरायटी की कॉफी पाई जाती है। ये अरेबिका वैरायटी की जो कॉफी हमारे भारत में पाई जाती है, ये इंडिया की इंडिजीनियस नहीं है, बाहर से हमारे देश में आई है। और बाहर से भी बात करूं तो भाई एक देश है जिसका नाम है येमेन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए येमेन की कैपिटल का नाम क्या है। तो येमेन से हमारे देश में कॉफी आई थी, और कॉफी का नाम है अरेबिका। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कॉफी का कल्टीवेशन साउथ में ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि बड़ा बूडान हिल्स हो गया, या फिर कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, और तमिलनाडु हो गया। तो यहां पर आपको कॉफी बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट होती हुई दिख जाएगी। ये थी हमारी कॉफी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। व्हाट आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? जब आप जब खेती करते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हो तो उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। भारत की बात करें तो अगेन हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, आफ्टर चाइना। तो भाई साहब ये बात आ जाती है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल की जब आप खेती करते हो तो उसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल लगा रखा है, हो सकता है फॉन्ट थोड़ा छोटा हो, मैं साइड हट जाऊंगा, आप इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पहले कॉलम में क्रॉप का नाम है, दूसरे में भैया वो कौन सी टाइप की क्रॉप है, तीसरे में इंडिया की रैंकिंग क्या है, चौथी वो राबी खरीफ की जैद है, सॉइल कौन सी चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, रेनफॉल क्या चाहिए, और इंडिया के कौन से रीजन में उगाई जाती है। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लीजिए, दिन भर इसको देखिए, रात भर में याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जिसको तुम खा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो भाई साहब इतने भुक्कड़ हो, जो रखो तुम्हारे सामने सब खा जाते हो। सबसे पहले नॉन फूड क्रॉप में आती है रबर। रबर की बात करें तो ये रबर भाई साहब इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी इक्वेटर के आसपास वाले इलाके में पाई जाती है। आपको पता होगा कि ये हमारी धरती है, बीचों बीच में इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर के आसपास वाले इलाके में आपको ये पाई जाती है। लेकिन आप इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगा सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाई जाती है। रेनफॉल बहुत सारी चाहिए, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। अभी तक मैंने जितनी क्रॉप बताई उसमें हाईएस्ट है 200 सेंटीमीटर। साथ ही साथ टेम्परेचर की बात करें तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। आप सभी को पता होगा इस तरीके से पेड़ों से निकाला जाता है रबर। पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं उस पर कट लगाया जाता है, और उससे फिर धीमे धीमे करके ड्रिप करती है रबर, और रबर को ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ये था हमारा रबर। सेकंड नंबर पे आता है कॉटन। अगर हम कॉटन की बात करें, अगेन कॉटन भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। कॉटन को उगाने के लिए भी आपको ड्राई रीजन चाहिए, और ज्यादातर कॉटन ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, और ब्लैक सॉइल यानी डेक्कन प्लेट्यू, याद रहे ये बात आपको। अगली बात करें कि जो कॉटन की बात करें तो कॉटन मैंने आपको बताया ड्राई रीजन होना चाहिए, सूखा रीजन, बारिश नहीं होनी चाहिए, एकदम ड्राई रीजन विथ हाई टेम्परेचर, वेरी लाइट रेनफॉल अगर हो भी तो, लेकिन उगने के बाद, राइप होने के बाद तो रेनफॉल नहीं चाहिए। साथ ही साथ 210 दिन का फ्रॉस्ट फ्री ड्रेस चाहिए, यानी कि 210 दिन का ऐसा पैच होना चाहिए कि फ्रॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए रात को। तो यहाँ पे पानी मॉइस्चर इसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगली बात करें कि ये खरीफ क्रॉप है, और साथ ही साथ इसमें 6 से 8 महीना हो लगता है इसको उगने में। आगे बात करते हैं जूट की। ये तो आपने देखा ही होगा, इसके बोरे बनाए जाते हैं, इसके बैग्स बनाए जाते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही लग्जूरियस होता था, लेकिन सिंथेटिक मटेरियल के आने के कारण, रेयन और ये सब के आने के कारण जूट की वैल्यू कम हो गई है। जूट की बात करें तो जूट जो है आपको फर्टाइल सॉइल्स में उगने को देखने को मिलेगा, यानी कि वो जगह जहां से नदियां निकलती हैं बड़ी बड़ी, गंगा, यमुना, सतलज, इंडस,
इनके आसपास का जो इलाका है यहां पे आपको जूट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस इलाके में जो मिट्टी है वो हर साल रिन्यू होती है। यही नहीं, जूट को उगाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960s और 70s में ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लाने की कोशिश करी, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस लाने की कोशिश करी जिससे हमारे देश में खाने की कमी कम हो सके, किसान ऊपर आ सके, उनकी इनकम ऊपर आ सके। मैंने आप लोग को चैप्टर इस पार्ट की शुरुआत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था, साथ ही साथ मैंने आज आपको बताना है व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन कलर से एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अच्छी क्वालिटी की काऊ हो, काऊ को अच्छी तरीके से रखा जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए, जो काऊ को रखते हैं उन लोग को ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन है। अगली बात यहां बताई गई है कि हमारे देश में बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पहले 5 ईयर प्लान के बाद आया था। आई रिपीट, पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में था। मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे वीडियोस बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं इस तरीके की जानकारी आपको देता चलता हूं ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका आसान हो जाए। तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने कह रखा था कि भाई साहब देश को सॉर्ट करना है तो ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। अगली बात करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन ने ऐसा करा क्या, आप ये भी बताओ। आइए मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले बात है कलेक्टिवाइजेशन की। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे किसान ने क्या करा कि छोटे छोटे किसान थे हमारे वहां, हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या करा, छोटे छोटे किसान थे। अब वो छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मतलब छोटी हाइट के नहीं थे, छोटे छोटे से मेरा कहने का मतलब है कि उनके पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े थे। तो इन्होंने क्या करा, इनसे कहा कि छोटी सी जमीन के टुकड़े पे तुम क्या ही उगा लो और क्या ही कमा लोगे, तुम लोग क्या करो, अपने छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जोड़कर एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा बना लो, साथ मिल के काम करो, अपने रिसोर्सेज मिल के काम कराएं और उसके बाद आप लोग इससे आउटपुट। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन। साथ ही साथ हमारे देश में जमींदारी थी, यानी कि जमींदार लोग जो थे वो बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े पे कब्जा करके बैठे हुए थे और अपने वहां किसान को काम करवाते थे। तो इसको अबॉलिश करा गया और जमींदारों से जमीन छुड़वाई गई और किसानों में बांटी गई। यही बात को समझाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या सरकार ने किया। तो सबसे पहली चीज सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया किसान क्रेडिट स्कीम चलाई। हमारे जो किसान है, मैं आप लोग को बाकी चैप्टर्स में भी ये बात बता चुका हूं कि किसान जो होते हैं ज्यादातर वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, यानी फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते, तो उन्हें बेचारों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, अपने दोस्तों से, जमींदारों से और गांव के जो अमीर लोग होते हैं उनसे लेना पड़ता है। कई बार वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन देते हैं जिससे वो बर्बाद हो जाते हैं, उनको सुसाइड तक करना पड़ जाता है। तो सरकार ने कहा हम आपकी मदद करेंगे और हम आपको किसान क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत हम आपको बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पे बहुत इजीली हम आपको लोन देंगे। साथ ही साथ सरकार ने क्या करा कि इन लोगों का एक क्रेडिट कार्ड बनाया, किसान क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से किसान जाकर भाई अपने सीड्स खरीद सकता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीद सकता है और उससे खेती करेगा। और जब वो खेत उस जो पूरा उग जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा, फिर जो पैसा आएगा उससे वो अपनी उधारी चुकाएगा। तो किसान को क्रेडिट कार्ड दिया गया। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ किसान का जो क्रेडिट कार्ड है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए यूज हो सकता है। किसान इस क्रेडिट कार्ड से जाके लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता, सिर्फ सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत हद तक हुआ तो ट्रैक्टर। तो इस तरीके के क्रेडिट कार्ड बांटे गए। साथ ही साथ जिनको क्रेडिट कार्ड दिए गए उनको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम दी गई, यानी कि कल को आपका भाई साहब कोई हादसा हो जाता है तो आपके परिवार को पैसा दिया जाएगा, एक तरीके का इंश्योरेंस करके। यही नहीं, हमारे किसानों को लिटरेट करने के लिए वेदर बुलेटिन चलाई गई रेडियो टीवी पे, ताकि उनको बताया जा सके कि इस महीने क्या रहेगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ताकि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी लेकर आए। एमएसपी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले किसान के साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। उससे क्या होता था, बेचारा वो खरीद के लेकर गया मंडी गया तो मंडी में जो लोग होते थे वो कहते थे हम तो इतने रुपए में खरीदेंगे, और सब लोग क्या करते थे, मिलके ना ग्रुप बना लेते थे कि इसको है ना इससे कोई ज्यादा नहीं देगा, तो बेचारे किसान को बहुत कम दाम पे अपनी हार्वेस्ट बेचनी पड़ती। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत
सरकार ने एक बाल लगा रखा है कि कम से कम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा एक किसान को। अगर इससे कम मंडी में किसान से कोई पैसे बोल रहा है तो किसान उसके ऊपर केस कर सकता है, वो पुलिस केस हो जाएगा उसकी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि उसकी फसल का कम से कम इसको इतना देना है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने कह दिया कि 1000 रुपए का 1000 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा गेहूं के लिए, ठीक है। अब मैं किसान हूं, अब मेरे को 1000 रुपए कम से कम मिलेंगे, लेकिन मेरी गेहूं की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कम से कम 1000 मिलेंगे, चाहे मेरा कितना ही घटिया क्वालिटी का गेहूं हो, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का गेहूं होगा तो भाई मुझे 1500 रुपए भी मिल सकते हैं। तो ये हो जाता है मिनिमम प्राइस पे बैर लगा रखा है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। किसान की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर एक और चीज चलाई गई, वो है प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस का मतलब होता है कि हमारे देश में आपको पता होगा बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, सरकार उनको बहुत कम दाम पे खाना प्रोवाइड करती है। सरकार ये खाना कहां से लाती है? सरकार ये खाना किसान से खरीदती है, ये अनाज किसान से खरीदती है और फिर खरीद के गरीबों को बहुत कम दाम पे देती है। तो इसे जिस दाम पे सरकार अपना स्टॉक भरती है उसे प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस कहते हैं। लेकिन ये प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस में आपको बता दूं, किसान से सामान खरीदा गया, किसान से हार्वेस्ट खरीदी गई, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो दो चीजों के लिए खरीदती है, एक तो गरीबों को कम दाम पे बांटने के लिए और दूसरा बफर स्टॉक के लिए। बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट एक तरीके का स्टॉक रखती है कि उसमें वो स्टोर करके रखती है इस तरीके के अनाज को कि कल को मान लो सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या कोई बीमारी फैल जाए तो गवर्नमेंट के पास गोडाउन में खूब सारा स्टॉक होता है, वॉर जैसी सिचुएशन में जो यूज कर सके। तो उस तरीके के लिए उसको प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आखिरी चीज मुझे आपको बतानी है, भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान जो है ये विनोबा भावे जी ने करा था। यहाँ पे मैंने उनकी फोटो लगा रखी है विनोबा भावे जी की। इसमें क्या था बेसिकली, इसकी शुरुआत कब हुई? जब आंध्र प्रदेश के जो गरीब लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास जमीन नहीं है, अगर आप हमें कोई जमीन का टुकड़ा कहीं भी दे दोगे, जंगलों में भी, तो हम वहां पर खेती करेंगे और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर पाएगी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, श्री राम चंद्र रेड्डी जी ने क्या करा, 80 एकड़ लैंड ली और उसको गरीबों में बांट दी। 80 एकड़ जमीन को गरीबों में बांट दिया। तो जब इन्हें जमीन बांट दी, भूमि को कर दिया दान, तो इसको कर दिया भूदान। तो भूदान का मतलब होता है भूमि का दान। अब आप बोलोगे सर ग्रामदान क्या है? ग्रामदान में बेसिकली क्या हुआ कि कुछ जमींदार थे, जमींदार को भी समझ में आ गया था कि जमींदारी तो खत्म हो गई है, सरकार इससे पहले हमसे छीने, हम लोग इनकी मदद करते हैं। और जमींदारों ने क्या किया, बहुत सारे जो विलेजेस थे वो दान कर दिए। बहुत सारे ग्राम, जैसे आपको पता ना विलेजेस को ग्राम भी कहते हैं, तो जो ग्राम था उसको दान कर दिया, इसलिए इसको कहा गया ग्राम दान। क्लियर है? अब ये भूदान और ग्राम दान में जमींदार आए, पॉलिटिशियंस आए, बहुत सारे बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने भी ये काम किया, क्योंकि उस टाइम पे ये अफवाह चल रही थी कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट एक लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आने वाली है, जिसके अंतर्गत अगर आपके पास इससे ज्यादा जमीन है, एक अमाउंट से ज्यादा जमीन है, तो वो जमीन सरकार रख लेगी। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कह दिया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि सरकार ने कह दिया 50 एकड़ की जमीनें हैं, आप रख सकते हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपके पास होगी तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी और सरकार उस जमीन को ले लेगी आपसे। तो इसलिए जितनों के पास बहुत बहुत सारी जमीन थी, उन्होंने क्या करा, कुछ जमीन को ग्रामदान और भूदान में डोनेट कर दिया। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये था हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट 2। और इस तरीके से मैंने आपका ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में समाप्त कर दिया। अगेन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो मैं यहां पर पार्ट 1 अटैच कर रहा हूं, तुरंत जाइए और पार्ट 1 देखिए और फिर पार्ट 2 देखिए। आज ही, यानी कि आज तारीख है 29 नवंबर, मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट PYQs, MIQs, केस बेस्ड क्वेश्चन सब कराने जा रहा हूं। तो 6:30 बजे आज की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा आज का इनिशिएटिव पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों? सो टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।